जल्द ही डाकुओं के सर पर 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन तारें मौजूद होंगी और फिर शायद इनकी लाशें भी न मिले। पास वाली डिब्बे में तो 18 पुलिस एहलकार बंदूकों से लेस खड़े थे, तो उन्हें कुछ पता क्यों नहीं चला। पर यह पैसा इनके किसी काम नहीं आने वाला था कि जल्द ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया। ये तो वही डाकू थे जिन्होंने डाका डाला था, तो फिर अदालत ने इन्हें बरी क्यों कर दिया। 8 अगस्त 2016 रात के 10 बज रहे हैं। साउथ इंडिया की तारीख रेलवे ट्रैक्स पर एक ट्रेन तेजी से दौड़ रही है। इसके अंदर सैकड़ों मुसाफिर सो रहे हैं और एक कोच में 18 पुलिस एहलकार करोड़ों रुपए की हिफाजत कर रहे हैं। बाहर सिवाय अंधेरे और तेज हवाओं के कुछ भी नहीं है। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा है, पर ट्रेन के छत पर 5 साये खामोशी से रेंग रहे थे। इनके रास्ते में 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन तारें मौजूद थी और जरा सी गलती पर शायद इनकी लाशें भी कभी नहीं मिलती। और उन्हें मौत से ज्यादा सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी, आरबीआई की 342 करोड़। और चंद लम्हों बाद हिंदुस्तानी तारीख की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती शुरू होने वाली थी। आखिर कैसे डाकुओं ने एक चलती हुई ट्रेन से करोड़ों रुपए चुरा लिए। हालांकि इनके रास्ते में 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन तारें मौजूद थी। कटर की इतनी आवाज के बावजूद पुलिस वालों को कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया। कैसे मोदी की डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी ने इन्हें कंगाल कर रख दिया और आखिर कैसे नासा की मदद से पुलिस ने इन्हें पकड़ ही लिया। आइए जानते हैं ये सब कुछ इस वीडियो में। देखिए ट्रेन में रखे 340 करोड़ रुपए के खजाने में शातिर चोरों ने कैसे लगाई। 8 अगस्त 2016 साउथ इंडिया के तमिलनाडु का शहर सेलम। यहाँ किसी जंग की तैयारी नहीं हो रही, बल्कि चंद घंटों बाद यहाँ से एक ऐसा सफर शुरू होने वाला है जो हिंदुस्तानी रेलवे की तारीख हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। हर रोज लाखों भारतीय नोट हजारों हाथों से गुजरते हैं। वक्त के साथ ये पट जाते हैं या इतने गंदे हो जाते हैं कि मशीन भी इन्हें पहचानने से इनकार कर देती है। बैंकिंग की जुबान में इन्हें स्टोल्ड करेंसी कहा जाता है। ये नोट बैंकों को जमा किए जाते हैं और फिर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजे जाते हैं, जहां इन्हें तल्फ करके इनकी जगह नए नोट निकाले जाते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, पर इस बार मामला मामूली नहीं था। 224 मजबूत लकड़े के बॉक्सेस में बंद 100, 500 और 1000 के नोट, जिनकी मालियत थी 342 करोड़। दोनों कोचेस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट थी। पास वाले कोच में 18 पुलिस एहलकार तैनात थे, बंदूकों समेत, और उनकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी थी, इन 342 करोड़ की हिफाजत। दम मारो दम, मिट जाए हम। रात के तकरीबन 9 बजे सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस से ट्रेन रवाना होती है। कोई डाकू अंदर से नहीं घुस सकता था, कोई ट्रेन को रोक नहीं सकता था। सादा लफ्जों में ये डकैती नामुमकिन लग रही थी, कम से कम आम लोगों को तो यही लग रहा था। रात अब पूरी तरह अपनी सियाह चादर फैला चुकी थी और इसे चीरते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही थी। ट्रेन के अंदर कोई सो रहा था तो कोई ताज़ी हवा का लुत्फ उठा रहा था, और वो 18 पुलिस एहलकार उन करोड़ों रुपए की हिफाजत में लगे थे। पर उनके गुमान में भी नहीं था कि उनकी सिक्योरिटी का निज़ाम एक ऐसी जगह टूटने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पांच आदमी इंतहाई खामोशी और एहतियात के साथ ट्रेन के छत पर चढ़ चुके हैं और वो पैसे वाले डिब्बे की छत पर भी पहुंच चुके हैं। जल्दी उनके सरों पर मौत लटक रही होंगी, मतलब 25,000 वोल्ट की वो हाई टेंशन तारें जो उन्हें सीधा ऊपर पहुंचा सकती थी। और मौत से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ थी लालच, यानी ग्रीड।
उन्हें मौत से ज़्यादा वो 342 करोड़ रुपए नजर आ रहे थे जो उनके नीचे थे। वो जानते थे कि इस डिब्बे में कोई आम सामान नहीं बल्कि आरबीआई का ही वो पैसा है। पर यह खबर तो आम लोगों को भी नहीं थी कि वह आरबीआई की 342 करोड़ है। तो डाकुओं को ये बात कैसे पता चली? ये बात भी आपको आगे पता चल जाएगी। पर अब डाकुओं के पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि जैसे ही ट्रेन वृद्धाचलम जंक्शन पहुंचेगी डीजल इंजन हटाकर इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया जाएगा। तो इसलिए उनके पास वक्त ख़त्म हो रहा था। इसलिए गैंग के एक मेंबर ने एक बैटरी से चलने वाला कटर निकाला और छत काटने लगा। चिंगारियाँ उठने लगी, लोहा कटने लगा। ट्रेन मुसलसल हिचकोले कर रही थी, पर वो डटे रहे क्योंकि इनकी नज़र उस खजाने पर थी जो उनके नीचे था। कई देर के मेहनत के बाद एक 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा सुराख बनने लगा। ये उनकी पहली कामयाबी थी। अब उन्होंने रस्सियाँ नीचे लटकाई और धीरे धीरे वो सब नीचे उतर गई। उनके चारों तरफ वुडन बॉक्सेस थे और एक एक करके उन्होंने सबको खोलना शुरू कर दिया। और उनके सामने अब नोटों की गड्डियाँ ही गड्डियाँ थी। उन्होंने लुंगियों में ये सारा पैसा भरना शुरू कर दिया और बॉक्सेस खाली होने लगे और लुंगियाँ भरने लगी। पर अब भी वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा था, तो उन्होंने अपनी लालच पर काबू पाया और जो हाथ आ सकता था उसे समेटा और सीधा ऊपर चढ़ गए। अब वो 5 लोग छत पर आराम से लेट गए और वैल्यू और ओवरब्रिज का इंतज़ार करने लगे, जहाँ उनके साथी वैन लेकर खड़े थे। जैसे ये ब्रिज आया, उन्होंने पैसों से भरी लुंगियाँ अपने साथियों को फेंकी और सीधे ट्रेन से छलांग लगा गए। और कुछ ही मिनटों में सब कुछ गायब, डाकू भी और पैसा भी। और वो 18 पुलिस एहलकार पास वाली कोच में अभी भी बंदूक के साथ ही खड़े थे, इस बात से अनजान कि हिंदुस्तानी तारीख की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती मुकम्मल हो चुकी है। डाकुओं के हाथ जितना आ सकता था उन्होंने सब कुछ समेटा और सीधा भाग गए। पर अभी किसी को कुछ पता नहीं था पूरी ट्रेन में कि क्या हुआ है। सुबह के 4 बजे जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, पैसेंजर्स धीरे धीरे उतरने लगे। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। आरबीआई ऑफिसर ने पहले कोच को खोला तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब दूसरे कोच की सील को तोड़ा गया तो उनकी पैरों तले ज़मीन निकल गई। बॉक्सेस टूटे पड़े हुए थे, नोट ज़मीन पर बिक रहे थे और वो खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। और उनके खामोशी का मतलब था कि डकैती हो चुकी है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पहले उन 18 पुलिस एहलकारों से सख्त पूछताछ की गई कि कैसे अंदरूनी मदद के बिना ये सब कुछ हो सकता है, और उनसे कुछ पता नहीं चला। फिर इसके बाद रेलवे के स्टाफ और वर्कर्स को भी कटहरे में खड़ा किया गया और उनसे भी सख्त पूछताछ हुई, पर उनसे भी कुछ पता नहीं चला। फोरेंसिक टीम को फिंगरप्रिंट्स और कुछ खून के धब्बे मिले, जिससे उम्मीद पैदा हुई कि शायद कोई सुराग मिल जाएगा। पर जब इनको मैच करने की बारी आई तो ये किसी से मैच नहीं हुए। इसके अलावा कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, कोई गवाह नहीं था और न ही उन नोटों के सीरियल नंबर्स मौजूद थे। मीडिया हर रोज़ नए सवाल उठा रहा था, पर पुलिस के हाथों कुछ नहीं लग रहा था। और महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब कुछ हाथ नहीं आए तो ये केस CBCID के हवाले कर दिया गया और अब उन्होंने इसकी सख्त इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। नई टीम, नए ऑफिसर्स और एक नामुमकिन नजर आने वाला मिशन, और इन्हें भी कुछ नहीं मिला। 2 साल बीत गए और फिर भी मुजरिम आज़ाद घूमते रहे। सबको लग रहा था कि ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तू प्रेमी, मैं प्रेमी, तू राज़ी, मैं राज़ी। कभी बड़े से बड़ा मुजरिम किसी बड़े सबूत से नहीं बल्कि अपनी ही एक छोटी गलती से पकड़ा जाता है, और यह गलती थी एक मोबाइल सिग्नल। जब पुलिस के तमाम पुराने तरीके नाकाम हो चुके थे तो उन्होंने रुख किया डिजिटल दुनिया का, और 8 अगस्त 2016 को सेलम से चेन्नई के दरमियान तमाम मोबाइल टावर्स का डेटा कंगाला गया। इस रास्ते में जितने भी मोबाइल एक्टिव थे उन सब का डेटा निकाला गया। पर मुश्किल की बात ये थी कि इनकी तादाद 20 लाख से ज़्यादा थी। ये रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा काम था। पर इस डेटा को फिल्टर करना शुरू कर दिया गया और महीनों की मेहनत के बाद CBCID को एक पैटर्न नज़र आया। कुछ ऐसे मोबाइल नंबर जो मध्य प्रदेश की वीरान बस्तियों में रहते थे, मगर 8 अगस्त की रात को वो फ़ोन नंबर्स उसी ट्रेन रूट पर थे जिस पर डकैती हुई थी। आखिर मध्य प्रदेश के कई सारे नंबर्स उस ट्रेन रूट पर क्या कर रहे थे उस रात? ये पहला बड़ा सुराख था जिससे केस में जान पड़ी। CBCID ने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की और एक नाम सामने आया, पादरी गैंग। वो गैंग जो चोरी और डकैतियों के लिए जाना जाता है। CBCID ने अपनी इन्वेस्टिगेशन मज़ीद गहरी की, यहाँ तक कि नासा से भी मदद ली गई। नासा ने 8 अगस्त की रात की
इमेजेस फराहम की, जिससे पता चला कि उस रात ट्रेन की छत पर कुछ लोग थे और डकैती उसी वक्त हुई जब ट्रेन डीजल इंजन पर था। जब इसे मोबाइल फ़ोन के डेटा से मिलाया गया तो केस सॉल्व होने लगा। मध्य प्रदेश के जंगल और बस्तियों में छापे पड़ना शुरू हुए और एक एक करके पादरी गैंग के कई सारे मेंबर्स को दबोच लिया गया और उनसे सख्त इन्वेस्टिगेशन हुई और आखिरकार उन्होंने काला चिट्ठा खोल दिया कि उन्होंने कैसे डकैती की, कैसे वो ट्रेन की छत पर चढ़े, ट्रेन को लूटा और फिर फरार हो गए। अब 2 साल की मेहनत के बाद सारे पजल सॉल्व हो चुके थे, लेकिन आखिर डाकुओं को पता कैसे चला कि इस ट्रेन में इतना सारा पैसा ले जाया जा रहा है, हालांकि आम लोगों को भी इसकी खबर नहीं थी। पहला है इनसाइडर टिप, किसी ने अंदर से उन्हें खबर दी थी पैसे के बारे में। दूसरा है लोकल खबरी, गैंग के किसी आदमी ने उन्हें ये टिप दी थी कि इस ट्रेन में इतना पैसा ले जाया जा रहा है। और इसके अलावा पादरी गैंग ने मुसलसल रेकी की, स्टेशन और बैंकों के आसपास लोकल्स का रूप बदलकर और वो मुसलसल सर्वेलेंस करते रहे और इसी में उन्हें पता चला कि अरबे के 342 करोड़ इस ट्रेन के डिब्बों में ले जाए जा रहे हैं और आखिरकार उन्होंने उसे लूट लिया। दे दिल परदेसी नू तैनू नितजार होना पै जाऊगा, नाल रंजेठे जोगी दे तैनू जोगन होना। डाकुओं ने कुछ ज़मीनें खरीदी, कुछ सामान खरीदा और उन्हें लगा कि उनकी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी है। पर ठीक 3 महीने बाद 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन इम्प्लीमेंट किया और 1000 और 500 के नोटों को कागज़ के टुकड़ों में बदल दिया, ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए। Break the grip of corruption and black money. We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. और इसके बाद डाकुओं ने कुछ पैसे को बेच दिया और कुछ को जला दिया ताकि वो पकड़े ना जाए। पर ट्विस्ट की बात यह कि जब इन सारे डाकुओं को अदालत के सामने खड़ा किया गया तो सबूत नाकाफी होने की वजह से अदालत ने इनमें से ज़्यादा को बरी कर दिया और वो बच गए, सिर्फ सबूत की ना होने की वजह से। उन्होंने पुलिस को धोखा दिया, सिक्योरिटी निज़ाम को तोड़ा और हिंदुस्तानी तारीख की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती को सर अंजाम दिया। पर किस्मत ने वो सब कुछ छीन लिया जो वो वक्त से चुरा कर लाए थे। हर जुर्म का अंजाम फौरी नहीं होता, पर हर जुर्म की एक कीमत होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। शुक्रिया।